नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे 18 जुलाई 2023 में जो पेपर हो चुका है एसएससी सीजीएल का शिफ्ट 4 का, उसका करेंगे जीके का फुल डिस्कशन। इससे पहले अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। इससे पहले का जो जितना भी सेट हुआ है 2023 का, है ना, मतलब कि 14 जुलाई में हुआ है 4 शिफ्ट, उसके बाद 17 जुलाई का 4 शिफ्ट है, 18 जुलाई का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है। तो उसका पूरा का पूरा डिस्कशन करवा चुके हैं। और ये आज जो शिफ्ट है शिफ्ट 4 है 18 जुलाई का। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अच्छा ये सीजीएल का है, सेंट्रल लेवल का सीजीएल का जो क्वेश्चन है वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 में है कि चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। चिथिराई त्योहार, है ना, इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु मनाया जाता है चिथिराई त्योहार, है ना। अच्छा, इस सबको कुछ जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उसका थोड़ा सा नाम भी अलग टाइप का होता है, था करके होता है, ता करके होता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चिथिराई हो जाएगा कहाँ का, तमिलनाडु का, अगर थोड़ा सा ऑप्शन दिमाग में लग पाता है तो, है ना। अच्छा, तमिलनाडु में ही एक, अच्छा ये जो चिथिराई त्यौहार होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है मीनाक्षी मंदिर में, वहीं पे त्यौहार मनाया जाता है ये चिथिराई, है ना। अच्छा, इसके अलावे एक और दक्षिण इंडिया में बहुत सारा फेमस त्यौहार है उगादी। उगादी त्यौहार मनाया जाता है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के रूप में किया जाता है। न्यू जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी प्रकार से किया जाता है उगादी, है ना। तमिलनाडु छोड़ के एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना और एक है कर्नाटक। ये तीनों स्टेट मनाया जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में उगादी त्यौहार। तो ध्यान रखेंगे आप इसका, ठीक है। एक स्टेट है एक ऑप्शन है आपका पंजाब। पंजाब में मनाया जाता है कौन कौन सा त्यौहार, बैसाखी हो गया एक, है ना, एक हो गया बैसाख, एक और होता है लोहड़ी, एक होता है होला हली, है ना, और एक होता है गुरु पर्व। ये सारे त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। और एक और है आपका, देखिए यहाँ पे है एक राजस्थान। राजस्थान में होता है कौन कौन, तीज होता है ना, गणगौर होता है, और एक और है ऊंट महोत्सव, जो बहुत फेमस है राजस्थान का त्यौहार। ये सभी त्यौहार मनाया जाता है, राजस्थान का फेमस त्यौहार है, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ क्वेश्चन आपको रखना है त्यौहार में से। एक महाराष्ट्र में होता है गुड़ी पड़वा, ये बहुत फेमस है ना। गुड़ी पड़वा भी क्या है, महाराष्ट्र का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, जैसे न्यू ईयर होता है ना। और एक और है असम। असम का जो बोहाग बिहू है, बहुत फेमस त्यौहार है ना। असम का बोहाग बिहू जो वो भी मनाया जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में ही उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे कुछ त्यौहार हो गए, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर पहला आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के किस राज्य में किया जाता है। कालबेलिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है, यह बहुत फेमस क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में किया जाता है कौन, कालबेलिया हो गया, गणगौर हो गया, घूमर हो गया, है ना, तिया हो गया, है ना, इसके अलावा पनिहारी हो गया। ये सारे त्यौहार किया जाता है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का बहुत फेमस त्यौहार नृत्य कौन कौन है, करगम हो गया, कुंभी हो गया, है ना, करगम हो गया, कुंभी हो गया। एक और है आपका काई सिबल बहुत फेमस त्यौहार है तमिलनाडु का, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, है ना। एक है आपका पंजाब। पंजाब में कौन कौन होता है, भांगड़ा, जो सबसे फेमस वहाँ का लोक नृत्य है भांगड़ा, है ना। भांगड़ा के अलावा एक होता है झूमर, है ना, झूमर भी वहीं का है, पंजाब का ही है। एक है जागो भी वहीं का है ना। एक और धमाल, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है धमाल, है ना। धमाल पंजाब का बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन दिया आपका असम। असम के हो गया कौन, बिहू बहुत फेमस वहाँ का नृत्य है ना। एक बिछुआ है, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया। सत्तारिया, जो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी का है। और एक हो गया नागा नृत्य, ये भी असम का ही बहुत फेमस त्यौहार नृत्य है, नागा नृत्य फेमस है। अच्छा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नागा नृत्य हो गया, सत्तारिया हो गया, है ना, बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, सब कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, ठीक है। तो कम से कम जो पूछा हुआ है उसको तो गलती नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि उसको गलती नहीं हो, जो पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, है ना। हाँ, जो नया इंट्रोड्यूस करेगा पहली बार उसको थोड़ा सा हो सकता है कि हम नहीं जानते होंगे, है ना, अगर नहीं पढ़े होंगे तो छूट सकता है। लेकिन जो पूछ चुका है, हालांकि आपको पता होगा, अगर एसएससी का सेट लगाते होंगे तो पता होगा कि एसएससी जो है हमेशा रिपीट करता रहता है क्वेश्चन, बहुत सारा रिपीट करता है ना। तो कम से कम जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है उसको आपको नहीं छोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम मतलब कितने के तहत समाप्त कर दिया गया। देखिए,
एक है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता जमाया और शासन भी करने लग गया, है ना। तो शासन करने लग गया। इसी के क्रम में क्या हुआ, 1857 में जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जो पूरे दुनिया और भारत में तो फेमस है ही है ना। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ना कुछ संशोधन किया गया नियमों में, शासन चलाने के नियमों में, और इसमें कहा गया कि बहुत सारा नियम परिवर्तन किया गया। इसमें से कहा गया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ये नियम कौन बनाता था, ब्रिटिश संसद बनाता था, ब्रिटिश संसद, है ना। इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब यहाँ पर शासन नहीं करेगी, बल्कि ईस्ट इंडिया के जो गवर्नर जनरल होते थे पहले, है ना, ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल को बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया वायसराय। और वायसराय जो था ना वो सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, उसी का आदमी था वायसराय, है ना। और पहला जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो सवाल ये भी बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही, और उसी को बदल दिया गया 1858 में कौन, वायसराय कर दिया गया। तो पहला अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी से संबंधित और बात है, जैसे एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये दोनों को खत्म कर दिया गया था जो पहले चला आ रहा था, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब मतलब कि ये दोनों क्या था, ये दोनों जो था ना भारत में द्वैध शासन इसी से चलता था, इसी दोनों से, है ना। मतलब कि इस समय 1857 अधिनियम के तहत द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था पूरी तरह से, है ना। और इसकी जगह पे लाया गया एक भारत सचिव को इंट्रोड्यूस किया गया, भारत सचिव को नया पद लाया गया। और ये जो भारत सचिव था ये पूरी तरह से ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री के आदमी होते थे, मतलब कि ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के प्रति ये उत्तरदायी था भारत सचिव, जो भारत के लिए काम करने वाला था, है ना। और एक भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का नियुक्ति किया गया था इसी समय। तो ध्यान रखिएगा 1858 के अधिनियम में बहुत सारा काम किया गया, है ना। भारत सचिव बना, भारत परिषद बना जो 15 सदस्यों की थी, है ना। आगे के आने वाले समय में जो है भारत सचिव में, भारत परिषद में कुछ भारतीय को भी शामिल किया गया था, जो कब किया गया था, 1919 के अधिनियम के तहत। ये 1858 वाला है ना। तो यहाँ से कुछ बातें किया गया था। अच्छा, इसके अलावे जो है ना भारत के कुछ शिक्षित वर्ग जो है ना इस अधिनियम को, मतलब 1858 के अधिनियम को बोला गया था कि यह भारत का मैग्ना कार्टा है, इसलिए ना कि भारत के लोगों के पास कुछ अधिकार मिल गया था, है ना। तो अधिकारों को बोला गया है ब्रिटिश में क्या, मैग्ना कार्टा, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, मैग्ना कार्टा। तो इस तरह से ये सारे संशोधन जितने भी बताए था, सारे नियम, ये नियम लाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। बाकी कोई अधिनियम है नहीं इस तरह का ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। चलिए इसके अलावे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन एक अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व है जो अस्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अभी देखिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है वो होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, जिसके बाहरी ऑर्बिट में, जिसके बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, है ना। क्योंकि 4 होता तो साझा कर लेता है, वो त्यागता नहीं हो, साझा करके बॉन्ड बनाता है ना। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में किसके 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, उसी को हमको पता लगाना है ना। तो देखो यहाँ जो परमाणु संख्या है, सबसे पहले देखो आंसर ही कर लेते हैं। सोडियम जो है, सोडियम में कितना परमाणु संख्या, 11, है ना। 11 का कौन के ऑर्बिट बनेगा, 3 को, इस तरह से बनता है। जैसे मान लेते हैं एक सोडियम परमाणु है, इसमें 3 ऑर्बिट बनता है ना। पहला ऑर्बिट में कितना होगा, पहला ऑर्बिट में हमेशा 2 ही होता है। दूसरा ऑर्बिट में कितना होगा, अधिकतम 8 होता है, तो 2 8 हो गया। और तीसरा ऑर्बिट में कितना रहेगा, 1 ही वो रहेगा, क्योंकि 11 वो होता है इसका, तो 2 और 8 और 1। तो यही जो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, त्याग देता है। यही बोला था, यही आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया हुआ क्लोरीन, क्लोरीन में देखो 17 होता है, तो क्लोरीन का अगर बनाते हैं हम कक्षा तो कितना होगा, पहला का में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, 2 8 10 हो गया, और अंतिम वाला कितना होगा, 7 होगा। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में वो त्यागेगा नहीं, बल्कि दूसरे से अपने में एक ले लेगा, है ना। तो क्या लेगा, अपने में एक ले लेगा, ये क्लोरीन का है ना। तो ले लेगा तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस ऋणात्मक चार्ज, मतलब क्लोरीन को ऐसे लिखा जाता है, क्लोरीन और माइनस ऋणात्मक चार्ज, इस तरह से, है ना। क्योंकि एक लेगा, 7 किसी को देता नहीं है, अपना अष्टक इसको पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, है ना। तो कभी आप पढ़ते होंगे
एक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, यही सोडियम है, ये क्लोरीन है। तो सोडियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका भी 8 हो गया, इसके भी बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बंध बना के कंपाउंड यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमेशा सब जगह होता है, जितने भी तत्व होते हैं बाहरी, अपना क्या करता है, बाहरी कक्षा के ऑर्बिट को क्या करता है, अष्टक पूरा करने के लिए कोशिश करता है, और इसी क्रम में या तो त्यागता है या तो लेता है ना। इसी का एक ऑप्शन और दिया हुआ आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कितना परमाणु संख्या 7, तो कितना रहेगा, सबसे अंदर में क्या रहेगा 2 गो, और फिर बचेगा कौन 5 गो। तब 5 गो तो क्या करेगा, 1-2 गो किसी से ले लेगा वो, है ना, देगा नहीं, है ना। एक ऑप्शन आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है 8, तो सबसे पहले होगा कक्षा में 2, दूसरा में 6 गो रहेगा, 2 और 6 8 हो गया। तो 2 किसी से ले लेगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 और 6 8। तो इस तरह से बाकी सब लेगा, लेकिन ये जो है सोडियम जो है किसी को एक देगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन देता है, छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया इसका आंसर कौन, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे, है ना। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जी के विचार से प्रेरित थे, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट से एक स्टेटमेंट है कि आगे आने वाले समय में शायद ही कोई ऐसा मतलब आदमी होगा जो मानेगा कि हाड़ मांस से बना एक आदमी ऐसा भी था जो अहिंसा के पुजारी था, इस तरह से भारत को आज़ाद दिलाया था, है ना। अच्छा, आजकल के युवा में ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है, कोई मानता नहीं है, बोलता है कि महात्मा गांधी आज़ाद नहीं करवाया होगा, आज़ादी तो हम लोग को राइफल से मिला है, भगत सिंह करवाए हैं, है ना, खुदराम बोस करवाए हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का अपना एक अलग ही और सर्वोच्च योगदान रहा है हम लोगों को आज़ादी दिलाने में, है ना। अब बात सही भी है, कोई नहीं मान रहा है, लेकिन सोचो आइंस्टीन जैसा इंसान जो इतना मतलब दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट है ना, विचारक था, वो मान रहा है गांधी जी को। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना सोच है ना, जो जितना जानता है उसके बारे में उतना बोलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 नंबर में कि कौन गलत सुमिलित, इसमें चुनना गलत को चुनना है, गलत सुमिलित कौन है। देखिए पहला ही गलत है, इसमें दे रहा है पर्वतीय जलवायु जो है यूपी, बिहार और झारखंड में है, ये गलत बात है। झारखंड, बिहार और यूपी में जो है ना जलोढ़ मिट्टी होता था। जलोढ़ मिट्टी कहाँ से बनता है, जलोढ़ मिट्टी बनता है नदी द्वारा लाया गया जो बहा के मिट्टी होता है उससे बनता है, अधिकतर जो मैदानी भाग है उससे बनता है। तो यहाँ पे पर्वतीय जलवायु नहीं होता है, यहाँ पे जो है ना पर्वतीय जलवायु जो होता है कहाँ पे है, अधिकांश जो है हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और इसके अलावा सिक्किम में है। तीनों स्टेट को आपका देखना है, पर्वतीय जलवायु कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में है ना। यही गलत था। बाकी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु जो है लगभग पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है ना, तो पश्चिमी घाट के अधिकांश क्षेत्र जो है उसमें पाया जाता है क्या, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, इसी को स्टेपी भी कहते हैं, स्टेपी जलवायु। ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया और कुछ हिस्सा में आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है ये स्टेपी जलवायु। ठीक है, और एक और है गर्म रेगिस्तान शुष्क मरुस्थल जलवायु, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में नहीं, पूर्वी हिस्से में गलत हो जाएगा, पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये तो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दीवान ए अर्ज क्या था। अच्छा, दीवान ए अर्ज तो बहुत फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का। दीवान ए अर्ज को बोला जाता है सैन्य विभाग था। कौन शुरू किया था, तो बलबन शुरू किया था, है ना, जो हम फेमस था, है ना, बलबन शुरू किया था। अच्छा, कुछ जो है यहाँ पे संस्था जो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है, हम बोलते हैं, आप नोट करके रखिएगा अच्छे से, है ना। देखिए तो यही हो गया दीवान ए अर्ज हो गया, या इसी को बोला जाता है, कहीं पर लिखा रहेगा दीवान ए आरिज, है ना। इसके अलावा रहता है दीवान ए मुश्तक खराज रहता है। दीवान ए मुश्तक खराज हो गया ना, एक रहेगा दीवान ए मुश्तक खराज, एक रहेगा दीवान ए रसातल, एक रहेगा दीवान ए रिसालत, एक रहेगा दीवान ए इंसा, एक रहेगा दीवान ए बंदगान, एक रहेगा दीवान ए बंदगान हो गया, दीवान बंदगान हो गया, दीवान खैरात रहेगा। ये सारे रहेगा, तो सब आपको हमको थोड़ा सा नोट कर देते हैं जल्दी, है ना। इस सब को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए एक हो गया कौन, जल्दी लिख लेते हैं,
एक हो गया दीवान ए अर्ज रहेगा या आरिज रहेगा, कहीं कहीं पे कुछ भी रहता है, कहीं कहीं पे आरिज भी रहेगा। ये क्या था, तो सैन्य विभाग था। एक रहेगा दीवान ए मुस्तखराज रहेगा, है ना। एक रहेगा दीवान ए रिसातल रहेगा, है ना। एक रहेगा दीवान ए रिसातल हो गया, एक रहेगा दीवान ए रिसातल, और एक हो गया दीवान ए रियासत, रियासत रहेगा, है ना। एक हो जाएगा दीवान ए बंदगान रहेगा, ठीक है, दीवान ए बंदगान रहेगा। और एक रहेगा दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात रहेगा, है ना। एक और रहेगा यहीं पे लिख लेते हैं दीवान ए इंसा रहेगा, है ना। तो इस तरह से कई सारे दीवान हैं। अब कौन कौन से संबंधित है और कौन चलाया है, ये सब का सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो दीवान ए मुस्तखराज जो हो गया, ये हो गया आपका कौन, दीवान ए मुस्तखराज, ये हो गया राजस्व विभाग। ये कौन हो जाएगा, राजस्व विभाग। दीवान ए रियासत जो होता है, ये होता है बाजार नियंत्रण करने वाली प्रणाली, बाजार नियंत्रण जो क्या था, कौन, अलाउद्दीन। दीवान ए रिसालत जो होता है, ये होता है विदेशी विभाग के संस्था, विदेशी विभाग। इसके अलावा दीवान ए इंसा जो है, ये होता है शाही पत्राचार, शाही पत्राचार होता है, ठीक है। एक होता है दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान मतलब होता है गुलाम के संस्था था ये, मतलब इसमें गुलामों को रखा जाता था, है ना, गुलाम सैनिक हो गया। और एक था दीवान ए खैरात, इसको दान विभाग भी कहते हैं, है ना, इसमें गरीब लोगों को दान दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे सारे विभाग हैं जो दिल्ली सल्तनत के कोई ना कोई शासक चलाया है ना। ये सब को ये भी याद रखना है, आपको किससे संबंधित है ये भी पूछेगा, और कौन चलाया है ये भी पूछेगा, है ना। तो पहला जो है दीवान ए अर्ज या आरिज, सैन्य विभाग है, कौन चलाया है, ये चलाया है बलबन, चलाएगा कौन, बलबन चलाया है, ठीक है। दूसरा है दीवान ए अच्छा देखो, दीवान ए मुस्तखराज हो गया, दीवान ए रिसातल हो गया, दीवान ए रियासत हो गया, और दीवान ए इंसा हो गया। मतलब कि ये चारों चलाया है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी चलाया है चारों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और हो गया कौन, दीवान ए बंदगान चलाया है, दीवान ए बंदगान जो गुलाम विभाग हो गया, और दीवान ए खैरात जो हो गया कौन, दान विभाग। ये दोनों चलाया है कौन, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। और इसके अलावा एक और है अमीर ए कोही, अमीर ए कोही। तो अमीर ए कोही चलाया है कौन, ये अच्छा ये क्या है, ये है कृषि विभाग, ये क्या है, कृषि विभाग। और चला है कौन, MBT मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सारे के सारे जितने भी अभी तक लिखे हैं हम विभाग के नाम और जो चलाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है इससे, ठीक है। चलिए अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि IADP जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। इसका मतलब होता है इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है, इंसेंटिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है IADP, ठीक है। चलिए अच्छा एक और है क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। अच्छा ये करंट अफेयर है, देखो करंट अफेयर आपको अगर इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे डिटेल में, है ना, क्योंकि करंट अफेयर नया वाला पढ़ना है आपको, पुराना नहीं पढ़ना। ये 2020 21 का पूछा है, कोई 22 का पूछा है ना, तो इसको नहीं करना, बहुत पीछे। अब तो 24 आ गया है, 24 वाला पूछेगा, एग्जाम भी होगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है, तो करेंगे। अच्छा इसका जो आंसर होगा कौन, अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना है अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, ये पहले अथी जज थे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि केंद्रीय मंत्रालय के किस नीति के तहत 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की गई है। ये शुरू किया गया नया योजना चला है शक्ति नीति, शक्ति नीति के तहत जो है ना शुरू किया गया है ये 4500 मेगावाट की कुल बिजली क्षमता, ठीक, ये भी करंट अफेयर ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 1922 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग द्वारा हैलोजन अनुभाग में किस तत्व को मनमाने ढंग से 4.0 का मान दिया गया था। ये लिनस पॉलिंग जो है ना
हैलोजन की जो है ना फ्लोरीन तत्व का मान दे दिया था कितना, 4.0 के आसपास दे दिया था। फ्लोरीन का इसमें आंसर हो जाएगा क्या, फ्लोरीन, है ना। और इसके लिए इसको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, फ्लोरीन तत्व की अगर बात करें कि खोज कौन किया था, तो खोज किया था इसका माइसन। फ्लोरीन को हो जाएगा माइसन, क्लोरीन को हो जाएगा सीले, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन को हो जाएगा बैलार्ड, और एक हो जाएगा कौन, आयोडीन। आयोडीन का हो जाएगा कोटेइम। कोटेइम हो जाएगा क्या, कोट्रेइम हो जाएगा क्या, इसका आविष्कारक आयोडीन के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि मित्र MITRA मित्रा योजना की घोषणा पहली बार 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी। तो ये जो किया गया था मित्र, अच्छा ये मित्र योजना बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत उस समय बहुत फेमस क्वेश्चन था, सब जगह चर्चा हुई थी इसके। तो जो मंत्री हैं परिवहन या विदेश संचार मंत्री कौन है, ये हो गए नितिन गडकरी जी, है ना, परिवहन वाला। तो कई बार इसकी चर्चा किए हैं, कहीं पे थी जाते हैं अपना भाषण देने के लिए। तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है ये, टेक्सटाइल मिल से, ठीक है। इसका मित्र का फुल फॉर्म ही होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि टिकाऊ एवं मजबूत लकड़ी प्रदान करने वाली सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। टिकाऊ भी है और मजबूत भी है और नाम है सुंदर लकड़ी, है ना, सुंदर वृक्ष। ये सुंदर लकड़ी कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है मैंग्रोव वन में, है ना, मैंग्रोव क्षेत्र में। मैंग्रोव क्षेत्र ये वन बोले या वन बोले, मैंग्रोव वन कैसा है, तो ये ज्वारीय वन है। ज्वारीय वन उसको बोलते हैं जो लगभग जहाँ पे हमेशा पानी में रहता है, जल में रहता है ना। तो मैंग्रोव आपको पता ही होगा जलीय क्षेत्र है, वहाँ पे हमेशा रहता है जल, है ना। अच्छा, इसी तरह से मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव ज्वारीय वन में कौन हो जाएगा, ज्वारीय वन का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, एक तो मैंग्रोव हो गया, एक सुंदरी हो गया, एक कैजुराइना भी होता है, इसका एग्जाम्पल ज्वारीय वन में पाया जाता है, ज्वारीय लकड़ी है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका ऑप्शन दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का जो एग्जाम्पल होगा ना, कौन कौन होगा, सखुआ, सागवान, महुआ हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भी आपको हो जाएगा क्या, एक चंदन। ये सारे हो जाएगा क्या आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है लकड़ी। और एक होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन इसका कौन कौन हो जाएगा, महोगनी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, है ना, महोगनी हो गया, रबर हो गया, सिनकोना हो गया, रोजवुड हो गया। ये सारे लकड़ी पाया जाता है कहाँ पे, सदाबहार वन में। पर्णपाती में कौन, वही सब सखुआ, शीशम, सागवान, है ना, रबर, ये सब, चंदन उसमें था, रबर इसमें है सदाबहार में, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था ये 13। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है, मतलब इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा जो है घरेलू आय में शामिल नहीं है। घरेलू आय मतलब घर के आय, मतलब भारत देश के आय, है ना। देखो अब इसका पहले आंसर कर लेते हैं। आंसर है 2 नंबर ऑप्शन में कि देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय। अगर हमारे देश से, इंडिया देश से कोई बाहर में है और क्या है वो अनिवासी, मतलब यहाँ का निवासी नहीं है, इंडियन नहीं है वो, और वहाँ पे अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पे काम कर रहा है तो हमको क्यों पैसा देगा वो, है ना। तो क्या है, हमारा आय नहीं है वो, इंडियन आय नहीं है। ये हो जाएगा क्या, बोल रहा है घरेलू आय में शामिल नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। बाकी सब देखो, अच्छा यही भारतीय लोग ही विदेश में जाकर काम करता है ना, तो क्या होता वहाँ पे, जैसे भारतीय लोग विदेश में काम जाकर करेगा तो यहाँ पे पैसा देगा आपको, अपने परिवार को, तो भारत में यूज होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसको आय में शामिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन यही दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन कि देश के बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय। सही बात है, निवासी द्वारा अर्जित आय जो होगा ना, है ना, तो अपने भारत के आय में काउंट होता है वो, है ना। ऑप्शन नंबर 3 में है कि देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय। सही बात है, देश के जितना भी कर्मचारी है, जितना भी संस्था में काम कर रहा है लोग कर्मचारी, तो वो क्या है, भारत देश के ग्रोथ में हेल्प करता है, वहाँ भारत देश का क्या है, आय है वो, ठीक है। और एक और है देश के सभी उद्योगों का मुनाफा। सही बात है भाई, देश में जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी उसको मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, वो क्या है, देश की पूंजी है, देश का आय में उसका योगदान होता है ना। तो ये सब हो जाएगा, बाकी 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार कितने % महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका उपयोग वे स्वयं करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 78.6%। 78.6% वुमेन के पास जो है
बैंक अकाउंट है उसका यूज करती है ना। और ये सर्वेक्षण इसी के तहत किया गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये भी करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, किस वाद्ययंत्र को बजाने के विशेषज्ञ थे? तानसेन जो है ना क्या बजाता था वो रुद्र बीना बजाता था। लेकिन यहाँ पे रुद्र बीना तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे रुद्र बीना की जगह पर दिया हुआ रबाब को ही बोला जाता है रुद्र बीना, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तानसेन को अकबर जो है ना उपाधि दिया था, क्या दिया था उपाधि? कंठाभरण कन मत विलासी, है ना, उसको दिया था उसको उपाधि ना। अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, नवरत्न मतलब कि 9 गो रत्न था। उसमें से कौन कौन था, नवरत्न में से कौन कौन था? अभी हम बोल देते हैं, सुनिएगा, लिख बोल देते हैं ऐसे ही। देखो देखा ना कि बीर अबू फौजी लिख ही देते हैं। रखना क्या है? बीर अबू फौजी, है ना। चलिए जल्दी से लिख ही लेते हैं। देखो क्या रखना है, यहाँ शुरू करते हैं। बीर, ये देखो हम फैजी लिख रहे हैं, फौजी पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा, है ना। बीर अबू फैजी, है ना, बीर अबू फैजी हो गया। मान तान राजा, बीर अबू फैजी, मान तान राजा, हकीम और उसके बाद मुल्ला दो प्याजा। इस तरह से नवरत्न है ये अकबर का, है ना। अकबर के नवरत्न है ये। कौन कौन है देखो, बीर अबू में 2 गो है, फैजी, मान तान राजा, हकीम, मुल्ला दो प्याजा। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से नवरत्न थे। कौन कौन था इसको इसी ट्रिक से आप रखना है आपको, है ना। क्या पढ़ना है? बीर अबू फैजी मान, अब फौजी मान कर ना, फैजी फौजी हो गया, है ना। बीर अबू फौजी मान तान, यहाँ तक एक बार में पढ़ना है। उसके बाद राजा हकीम मुल्ला दो प्याजा, है ना। राजा हकीम मुल्ला दो प्याजा। पहले क्या रखना है? बीर अबू फौजी मान तान राजा हकीम मुल्ला दो प्याजा, है ना। कौन कौन देखो, इस तरह कौन? बीरबल हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन? बीरबल। यहाँ पे है अबुल हसन, है ना, ये अबुल हसन है। और एक है अब्दुल रहीम खाने खाना, यहाँ दोनों है ना। अबुल हसन और अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है? अबुल हसन और यहाँ पर हो जाएगा कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना इसका उपाधि था। अब्दुल रहीम जो है ना बैरम खान का बेटा था, जो अकबर का संरक्षक था शुरू में, है ना। बैरम खान के बेटा था ये, ठीक है, अब्दुल रहीम खाना। और अबुल हसन जो है ना, अबुल हसन ने एक बुक लिखा है अकबर के नाम से, है ना। उसको बोलते हैं क्या? आईने अकबरी। आधा कीजिएगा, आईने अकबरी बुक लिखा है। और एक और लिखा है अकबरनामा, दोनों बुक लिखा है कौन? ये अबुल फजल। हालांकि फैजी भी इसमें साथ दिया था, अकबरनामा लिखने में फैजी का भी योगदान है, ठीक है। याद रखिएगा। फैजी का एक बहुत बड़ा काम है। फैजी जो है ना महाभारत का और श्रीमद् भागवत गीता का, महाभारत का और श्रीमद् भागवत गीता का दोनों का फारसी में अनुवाद किया था ये फैजी। तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर हो गया मानसिंह जो है ना आमेर के राजा, राजस्थान में जो आमेर था, आमेर के राजा भारमल के मतलब पोता था ये मानसिंह, है ना, जो अब अकबर के दरबार में ही रहता था। एक हो गया तानसेन, अभी बोले ही कंठाभरण वान विलासी की इसको उपाधि दिया था अकबर। एक हो गया राजा टोडरमल, जो भूमि से संबंधित जो बनाया था, इसके नियम बनाया था अकबर के दरबार में, राजा टोडरमल, है ना। और हकीम हकाम होता है, हकीम हकाम, है ना, जो इसका प्रिय आदमी था अकबर का। और एक है मुल्ला दो प्याजा, ये एक ही नाम है, और दो प्याजा इसके दरबार रहता था, है ना। ये बोलने में वाक्पटुता में बड़ी माहिर था, इसलिए इसको रखा था, ठीक है। इस तरह से नवरत्न थे अकबर के सारे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 17 नंबर में है कि भूखमरी सूचकांक, अच्छा ये तो बहुत पुराना डेटा है ना। भूखमरी जो भारत जो है 107वें नंबर पर था, पाकिस्तान 99वें नंबर पर है और नेपाल 81वें स्थान पर है। ये पुराना डेटा है, वो उतना पूछेगा नहीं पुराना डेटा।
क्वेश्चन नंबर 18 में है कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है ना, डेवलप्ड अथी है, कोशिकांग है ना। और डेवलप्ड कोशिकांग जो है किस में नहीं पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। देखिए कोशिका जो है दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये प्राचीन कोशिका है, जो मतलब सबसे पहली बार दुनिया में बना ही था कोशिका, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसमें केंद्रक नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, स्पष्ट रूप से डेवलप्ड रूप से नहीं होते हैं, है ना, वो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसमें केंद्रक भी नहीं होता है। अभी जो बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या कि केंद्रक होता है, दोहरी आवरण झिल्ली से युक्त होता है केंद्रक, है ना, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता है। तो बोलेंगे क्या डीएनए भी नहीं होता है, आरएनए भी नहीं होता, नहीं, डीएनए आरएनए होता है, लेकिन डीएनए जो है ना एक आवरण में बंद नहीं रहता है, डीएनए ऐसे ही रहता है ना। डीएनए जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो डीएनए ऐसे ही रहेगा, और जहाँ पे डीएनए रहेगा तब रहता है ना, उसी को बोल देते हैं उसका क्या, इसमें केंद्रक नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं केंद्राभ बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, केंद्राभ होता है, न्यूक्लियोइड उसको बोलते हैं, केंद्राभ न्यूक्लियोइड, है ना, जहाँ पे रहेगा डीएनए वहीं पे। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में इस तरह से आवरण में एक बंद होता है केंद्रक, है ना, तो इसको बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, है ना। यही था। तो अच्छा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल कौन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कौन, इसमें जो जगत आता है ना, जगत आप पढ़े होंगे किंगडम, जगत, है ना, उसमें आता है मोनेरा, कौन आता है, मोनेरा आता है, मोनेरा, जो भिटकर महोदय 5 भाग में बांटा है संपूर्ण जीव को, है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, व्हिटेकर महोदय जो है ना संपूर्ण जीवों को बायोलॉजी में 5 भाग में बांटा था, है ना, उसको बोलते हैं क्या, देखो ट्रिक हम बोलते हैं क्या, क्या देखना है, देखना है क्या, पादप एक प्रोमो, यही 5 भाग में बांटा था कौन, भिटकर महोदय। देखो क्या क्या होता है, पादप तो एक हो ही गया, पादप प्लांट हो गया, ए से हो जाएगा एनिमलिया और क से हो जाएगा कवक, एनिमल हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और ये हो गया यही मोनेरा, है ना, मोनेरा। तो यही 1 2 3 4 5 भाग में बांटा था भिटकर, है ना, यही मोनेरा में आता है। ये कौन, मोनेरा में आता है कौन, यही जितने भी प्रोकैरियोटिक है ना उसको रखा गया है मोनेरा में। और मोनेरा में मुख्य रूप से कौन आता है, तो मोनेरा में यही आता है, जीवाणु ही आता है, जीवाणु, है ना, जीवाणु ही आता है मुख्य रूप से, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, तो जीवाणु ही आता है। तो इसमें नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है, बहुत सारा इसमें ऑर्गेनेल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है ना, केंद्रक नहीं होता है, इसकी जगह पे केंद्राभ होगा, बहुत सारे अति ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा एक सवाल यहाँ से बायोलॉजी बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है कि डीएनए किस में पाया जाता है। तो अभी तो एक तो बोल रहे थे कि केंद्रक में रहेगा डीएनए जो है रहेगा कहाँ पे रहेगा, केंद्रक में रहेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, और इसके अलावा एक और जगह रहता है हरित लवक, इसको बोलते हैं प्लास्टिड, उसमें भी रहता है, लवक में रहता है, लवक में, है ना। तो ये तीनों में रहता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, तीनों में रहता है क्या, डीएनए। एक क्वेश्चन यहाँ सर पूछता है कि कौन कौन सा कोशिकांग जो है ऑर्गेनेली जो है दोहरी आवरण का होता है, दोहरी आवरण का। तो याद रखिएगा, एक तो यही हो गया केंद्रक जो होता है ना दोहरी आवरण का होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एक प्लास्टिड हो गया, ये तीनों होता है कौन, दोहरी आवरण का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस कोशिकांग में, किस ऑर्गेनेली में आवरण होता ही नहीं है, बिना आवरण के ही रहता है ना, विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन या विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है, वो कौन होता है, वो होता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम में कोई आवरण नहीं होता है वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, है ना, 19 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन में चुनना है, सही चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है ना। देखो पहला सही है, पहला है ना कि विनियोग विधेयक जो है, विनियोग विधेयक जो है क्या है। देखो सीधे सीधे बोल देते हैं, विनियोग विधेयक जो है ना, जिसे कोई सरकार जो है सत्ता में है ना, और उसके कुछ मंत्री जो है कुछ काम के लिए पैसा निकाला, कहाँ से निकालेगा, संचित निधि से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो पैसा जिस फंड के लिए, जिस काम के लिए निकाला, वो काम पूरा नहीं हो पाया उतने पैसे में, उसमें कुछ और पैसा लग गया, है ना। तो फिर से जो पैसा निकालेगा ना उसी काम के लिए,
वो निकाला जाएगा विनियोग विधेयक के तहत, आर्टिकल 114 के तहत निकाला जाता है वो, है ना, उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के संचित निधि से निकासी या विनियोग का प्रावधान करने के लिए पारित धन विधेयक। सही बात है, वहाँ से निकाला जाता है संचित निधि से, है ना, ये सही बात है। एक है अनुदान मांग। अनुदान मांग जो है ना, किसी स्पेशल कार्य के लिए जो संचित निधि से पैसा निकाला जाता है राष्ट्रपति के साइन के बाद, उसको बोलते हैं अनुदान मांग, है ना। और ये कौन करेगा? कोई मंत्रालय ही करेगा या कोई विभाग ही करेगा, अदरवाइज सब नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक और है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा उसको कहते हैं जो जिससे मान लो लोकहित का कोई मतलब कि बहुत जरूरी मुद्दा है, उसको टाला नहीं जा सकता है। लोकहित का अति आवश्यक मुद्दा जिसको टाला नहीं जा सकता, उस पर तुरंत बात होना चाहिए, उसको बोलते हैं अल्पकालिक चर्चा, है ना। इसमें जो लिख दिया है लास्ट में कि 50 सदस्य का होना जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। कुछ आदमी भी मतलब एक आदमी या कुछ सांसद भी उसका चर्चा बात उठा सकता है संसद में, है ना। तो ये गलत है, बाकी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चित्तरंजन को उनके किस योगदान के लिए मिला है? अच्छा, संगीत नाटक अकादमी मिला 2020 में मीनाक्षी चित्तरंजन को किस काम के लिए मिला? भरतनाट्यम नर्तकी है ये, है ना, भरतनाट्यम के नर्तक है, इसलिए इसको मिला है संगीत नाटक अकादमी, है ना। देखो, अब भरतनाट्यम से जितने भी संगीत कलाकार है उसको आपको याद रखना है एक लाइन में, एक सेंटेंस में। देखो हम बोल देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। गीता, रामा, पद्मा, सरोजा, चित्रा, काव्या, ओपोली, श्रीवल्ली, उर्मिला और यही मीनाक्षी, नटराजन, हेरंबनाथन, ये सब का सब जो है ना भरतनाट्यम से संबंधित है। हाँ, और भी है, लेकिन ये सब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ना, जो आपको हमेशा याद रखना है अच्छे से, है ना। क्या क्या बोले, फिर से बोल देते हैं, दोहरा देते हैं, लिख लीजिए आप, है ना। क्या बोले हैं? गीता, रामा, पद्मा, सरोजा, चित्रा, काव्या, ओपोली, श्रीवल्ली। अच्छा, श्री से होता है CV चंद्रशेखर होता है, और बेल्ली जो बोल रहे हैं इसको मतलब क्या होता है? अमारलेम बेल्ली। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, है ना, अमारलेम बेल्ली। श्रीवल्ली हो गया, और कौन? उर्मिला होता है, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, उर्मिला। और एक यही अभी जो दे रखा है मीनाक्षी, है ना। और कहोगे कौन? नटराजन, ये भी पूछा हुआ है। हेरंबनाथन, ये भी पूछा हुआ है। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर ही है सभी। ठीक है, तो ये सारी कौन? भरतनाट्यम का, है ना। एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपका ओडिसी। ओडिसी में बहुत फेमस जो आर्टिस्ट है, उसका कलाकार है, उसको आपको रखना है। जो सबसे फेमस आर्टिस्ट है ओडिसी नाटक का, वह कौन हो जाएगा? कौन? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्राही हो जाएगा, है ना। माधवी मुग्दल हो जाएगा, है ना। ये सारे हो जाएगा क्या आपका ओडिसी के, है ना। सोनल मानसिंह है ये। एक और है मणिपुरी। मणिपुरी के जो सबसे फेमस आर्टिस्ट है, वो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC के सीजीएल में ही, है ना। गुरु विपिन सिंह, ये भी किसका? मणिपुर के ही है। इसके अलावा कई और हैं, जैसे रंजना हो गया, सुवर्णा हो गया, गुरु विपिन हो गया, है ना, दर्शन हो गया, देवयानी हो गई, है ना। ये सारे किसके हैं? मणिपुरी नर्तक के कलाकार हैं। ठीक है, एक और है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का कौन कौन जगह? वेदांतम है, वैदेही है, चिंतामणि है ना, पदामणि है ना। ये सारे के सारे क्या है? कुचिपुड़ी नर्तक के कलाकार है। तो जितने भी कम से कम जो शास्त्रीय नृत्य है 7 गो, उसको हमेशा कम से कम 10 गो 15 गो नर्तक उसका याद रखा करिए। 4 गो इसमें ऑप्शन था, 4 गो हम बोले, 4 गो कम से कम 7-8 गो सबके बोल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत है। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है ना, उसमें से आपको गलत चुनना है कि गलत कौन है। देखो, आपको बांटा गया, सबसे पहले बांटा गया है क्या? फाइलम में पढ़े होंगे आप, है ना। ये क्या पढ़े होंगे आप? जो जंतुओं का वर्गीकरण पढ़े होंगे साइंस बायोलॉजी में, वो क्या पढ़े होंगे, है ना। पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, क्लास होता है, वर्ग होता है, गण होता है, ऑर्डर, है ना, इस तरह से होता है। तो आपको कौन कौन सा ये होता है वर्ग में बांटा गया है, उसको पहले उसको सीखना है। और उसको सीखना कैसे? एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक करने से क्या रखना है? ट्रिक माध्यम तो याद रखना है क्या? KPC ऑफ GS, ये याद रखना है ट्रिक आपको। KPC ऑफ GS, KPC पहले रखना है कितना? KPC
ऑफ जीएस क्या हो जाएगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इस प्रकार से ये सभी वर्ग में बांटा गया है पूरे जंतु को, है ना। इसी फाइलम को आप पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा में, है ना। क्या पढ़ते हैं? आर्थ्रोपोडा में। देखो यहाँ पे एक मीनिंग लिखते हैं आर्थो। आर्थो का मतलब होता है संयुक्त, आर्थो का मतलब संयुक्त होता है या जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ, है ना। और पोडा का मतलब होता है पैर, है ना। वैसा जीव जिसका पैर क्या है? संयुक्त है या जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, है ना। पैर को, पैर एक हो गया, एक हो गया हाथ, इसको उपांग कहते हैं। उपांग, उपांग क्या हो गया? तो उपांग उसको बोलते हैं जिसका जैसे मुख्य शरीर जो है ना, मेन जो शरीर है कौन है? हेड है और ये धड़ है ना। ये हो गया मुख्य शरीर। और मुख्य शरीर से जो भी अंग बाहर निकलता है, जैसे मेरा हाथ फैला तो मुख्य शरीर से बाहर निकल रहा है ना, टांग बाहर निकल रहा है ना, तो जो मुख्य शरीर से बाहर निकलता है ना, बाहर हटता है ना शरीर, उसको, उस शरीर को बोलते हैं उपांग। उस अंग को बोलते हैं उपांग बोलते हैं, है ना। तो यही हाथ पैर क्या है? उपांग है। हेड उपांग नहीं है, हेड बाहर निकलता है, हेड खाली हिलता डुलता है, बाहर नहीं निकलता है। तो क्या क्या हो गया? उपांग हो गया। अभी बोल रहे थे कि आर्थ्रोपोडा के क्या होता है? पैर क्या होता है? संयुक्त होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है ना। कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहेगा, है ना। टिड्डा पकड़ कर देखेंगे 3-4 गो रहेगा, जुड़ल रहेगा, है ना। बिच्छू पकड़ कर देखो, टिड्डा को पकड़ कर देखो, मक्खी को पकड़ कर देखो, 3-4 बार ऐसे क्या रहेगा? जुड़ल रहेगा। तो क्या है? यही इसका पैर क्या जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब क्यों बता रहे हैं? यही सब दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में यही सब दिया हुआ है। देखो यहाँ पे चुना था क्या कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में गलत चुनना है। अच्छा, ये दिया ऑप्शन क्या? जीवाणु। तो जीवाणु तो इसमें होगा ही नहीं, जीवाणु क्यों होगा? अब भी बताए हैं कि जीवाणु क्या होता है? मोनेरा में रखा गया। किसमें रखा गया है? मोनेरा में, है ना। वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो जीवाणु तो होगा नहीं। गलत बात यही था। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है सबसे बड़ा वर्ग है। सही बात है। आर्थ्रोपोडा जो है ना, कीट वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है और लगभग 85% कीट जो है इसी में आते हैं। अब बोलिएगा बाकी 15% कहाँ रहता है? बाकी 15% जल में रहता है, जलीय रहता है, वो था मोलस्का में, ठीक है। और एक और हो गया 4 नंबर ऑप्शन में, यही देखो दिया हुआ है संयुक्त उपांग। अभी बोल रहे थे आर्थो मतलब संयुक्त और उपांग बोलता है पैर को। संयुक्त पूरा मतलब पैर, संयुक्त उपांग रहता है इसमें, है ना। अच्छा, इसका विशेषता एक और होती है, किसका? आर्थ्रोपोडा के। आर्थ्रोपोडा की विशेषता क्या होता है कि इसका जो बाह्य कंकाल रहेगा ना, वो कठोर रहेगा, जबकि अंदर बहुत मुलायम रहेगा। जैसे कभी मार के देखना बिच्छू को मार के देखना, उसके ऊपर हल्का सा थोड़ा कठोर आवरण रहता है, हल्का सा, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, बहुत कमरा रहता है, लेकिन अंदर में मार के देखा खाली कुछ नहीं निकलेगा, खाली निकलेगा गीला जैसा कुछ निकलेगा, गीला जैसा। अंदर में कुछ नहीं होता है, बहुत मुलायम होता है वो, है ना। अंदर में सिर्फ लिक्विड ही होता है, बाहर से हल्का सा कठोर रहेगा, बाकी से मुलायम रहेगा। आर्थ्रोपोडा का ये लक्षण है ना। मक्खी है, उसको मार कर देख लो, उसके अंदर में कुछ नहीं निकलेगा। टिड्डा जिसे बोल रहे थे, टिड्डा है, मार कर देख लो, उसमें अंदर में कुछ नहीं निकलेगा। जो बाहर से ही सरफेस हल्का सा जो हार्ड है, बाकी अंदर में कुछ नहीं है ना। तो इससे क्या है? लक्षण है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया, है ना। अच्छा, इसको जो बाहर कठोर भाग रहता है ना, उसको बोलते हैं कंकाल, इसको बोलते हैं बाह्य कंकाल, क्योंकि उसी से उसका काम होता है, उसी से उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा उसी से बना हुआ आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि मतलब कितने देशों ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था? 20 में भाग लिया था 162 देश, ये तो पुराना करंट अफेयर है। 162 भाग लिया था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो यूनान के राजा था, अपने राजदूत को भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज जो का एक बहुत फेमस बुक है इंडिका, और इंडिका में किसका वर्णन है अगर ये पूछते तो याद रखिएगा, इंडिका में जो है ना पाटलिपुत्र का वर्णन है उस समय के जब आया था। और पाटलिपुत्र के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका में, है ना। और जब मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, पाटलिपुत्र की जानकारी मिलता है, तो इसको रखा गया है क्या? ये इसको रखा गया है ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी मिलता है, ऐतिहासिक स्रोत है ये इंडिका, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका है टॉलमी। टॉलमी एक बहुत फेमस बुक लिखा है ज्योग्राफी का, है ना। जो ज्योग्राफी का बुक है, इसमें भूगोल का बहुत सारा इसमें नियम कानून दिया गया है, जो बुक लिखा है इसका टॉलमी का, है ना। एक ऑप्शन है आपका डायोनिसस। डायोनिसस के बारे में उतना कहीं पे हिस्ट्री में मिलता है, इसका इतिहास नहीं है, तो इसको इग्नोर ही मारते हैं। और एक ऑप्शन दिया आपको सिकंदर। सिकंदर फिलिप II का बेटा था, अरस्तु का चेला था, है ना।
और क्या बोले, मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का शासक बना था ये 336 ईस्वी पूर्व में, BC में, है ना। और 326 ईस्वी में अफगानिस्तान के रास्ते खैबर दर्रा से पास होते हुए भारत आया था। भारत के उत्तरी हिस्से मतलब कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आया था। उस समय जम्मू कश्मीर क्षेत्र के जो राजा थे वो थे एक आम्भी। ये कौन थे? आम्भी। और एक थे पोरस। तो आम्भी जो है ना, सिकंदर के इतना बड़ा सेना के सैनिक के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया आम्भी, है ना। जबकि पोरस जो है ना, लड़ाई लड़ा। कहाँ पर लड़ा था? जो बहुत इतिहास का सबसे फेमस युद्ध है जिसको बोलते हैं पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई हुआ था। कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो उसको बोलते हैं बितस्ता का युद्ध, क्योंकि उस समय झेलम नदी का नाम था बितस्ता, है ना। तो उसको बोलते हैं बितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, या उसी का नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध बोलते हैं उसको। लड़ा गया था किसके? सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक है। हालांकि उसमें पोरस हार गए थे, लेकिन सिकंदर जो है ना उसकी वीरता से इतना प्रभावशाली हुआ कि उसका जमीन मतलब उसका राज लिया नहीं बल्कि उसको दे ही दिया, है ना। और पोरस के नाम पर ही झेलम नदी के तट पर जो है एक नगर बसाया था जिसको बोलते हैं बुके फाउला। तो नगर बसाया था कौन? ये सिकंदर ही बसाया था, ध्यान रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में ही सिकंदर जो है एक और नगर बसाया था जिसको बोलते हैं विजयनगर। तो ये सारी बात आपको याद रखना है अच्छे से, है ना। बाद की जब और आगे अंदर भारत की ओर आने लग गया तो उस समय उत्तर भारत में मध्य भारत में जो भारत में राजवंश था सबसे प्रमुख वो था कौन? नंद वंश। ध्यान रखिएगा। यहाँ सवाल पूछता है कि सिकंदर जो है किस शासक के समय में भारत पर आक्रमण किया था या भारत आया था? तो आया था कौन? नंद वंश। घनानंद था उस समय शासक, है ना। घनानंद शासक था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से ये बात। अच्छा, घनानंद जब था तो इसी के समय में जो है ना रावी नदी को पार करने से डर गया उसका सब सैनिक, किसका? सिकंदर का। और रावी नदी को पार करने से क्या किया? इनकार कर दिया। इसी से गुस्सा होकर सिकंदर एक स्टेटमेंट बोला है कि हम उस आत्मा में प्रतिष्ठा डालने की कोशिश कर रहे हैं जो निष्ठा विहीन होकर मर चुका है। अपने सैनिक का बोला था। और यहाँ से सिकंदर का सैनिक जो है ना दो भाग में बट गया। एक चल गया जल के रास्ते अपने देश लौट गया और एक स्थल के रास्ते अपने लौट गया। तो जल के रास्ते जो लौटा था उसका जो नेतृत्व किया था सैनिक का उसको बोलते हैं क्या? जल के रास्ते जो लौटा था उसको बोलते हैं निर्याकस, है ना। और जो स्थल के रास्ते लौटा था उसको बोलते हैं क्रिटेरस। तो याद रखिएगा ये सब बातें, है ना। अच्छा, ये कब आया था भारत पर? 326 ईस्वी में आया था और 25 में फिर लौट गया। भारत में कितना रहा था? मात्र 19 महीना रहा था। 19 महीना रहा था। ये सारा जानकारी हो गया किसके बारे में? सिकंदर के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि किस संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? सबसे बढ़िया क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के काम में शामिल किया गया है ना। जिस समय शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य उस समय 10 था, अभी 11 हुआ है ना। संविधान संशोधन जो 42वां है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन 42वां को जो है ना कहा गया है मिनी संविधान, कहा गया इसको क्या? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कि इस संशोधन में जो है ना 2 भाग जोड़ा गया, मतलब कि 4 के क और 14 के क जोड़ा गया। इसके अलावा 9 नया आर्टिकल जोड़ा गया। इसके अलावा 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया, है ना। इतना चूंकि ब्रॉड स्तर पर जो इसका हुआ था विस्तृतीकरण हुआ था, इसलिए बोला गया क्या? मिनी संविधान, है ना। अब कुछ आर्टिकल और कुछ बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हमेशा पूछता रहता है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है हमेशा, है ना। देखो सबसे पहली बात तो किया गया था क्या? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, है ना। इसके अलावा आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे आते हैं, देखो एक हो गया जनसंख्या नियंत्रण, पशु पक्षी बाट, माप तौल, है ना, परिवार नियोजन। इस सब को शामिल किया गया था समवर्ती सूची में, है ना। उसी में 42वें संशोधन में, है ना। इसके अलावा आते हैं कहाँ पे? हाँ, आर्टिकल 31 के ग में कहा गया ना
कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। 31 के ग में, ठीक है, देखिएगा। इसके अलावा आते हैं 39 के क में, अनुच्छेद 39 के क में कहा गया कि भारत के सभी लोगों को समान न्याय एवं निःशुल्क न्याय मिलेगा। समान एवं निःशुल्क न्याय की व्यवस्था 39 के क में। 43 के क में कहा गया, सभी इसी में जोड़ा गया 42वें संशोधन में। 43 के क में कहा गया कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात किया गया। तो अनुच्छेद 43 के क में, यही 42वें संविधान संशोधन में। और इसके अलावा यह है 48 के क में जोड़ा गया कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा राज्य, है ना। ये सारी बात कहा गया है 42 में। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, एक तो बोल चुके हैं 51 के का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, है ना। एक और है 74, आर्टिकल 74 में जो है ना कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य होगा, मतलब कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का बात मानना ही पड़ेगा, है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, लेकिन इस बात को थोड़ा सा पलटा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जस्ट 2 साल के बाद, जब आया था मोरारजी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बना था 78 में, है ना। क्या कहा गया उसमें, कहा गया 74 में बदला गया ये कि नहीं, मंत्रिपरिषद का बात राष्ट्रपति एक बार के लिए टाल सकता है, बाकी दोबारा जब मंत्रिपरिषद बोल देगा तब टाल नहीं सकता है राष्ट्रपति, है ना। ये उसका क्षमता नहीं है ना। ये बात कहा गया था 78 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। इसके अलावा 42वां पद करते हैं, 42वां का लोकसभा और विधानसभा, इस दोनों का कार्यकाल था 5 वर्ष, बढ़ा के कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन में 6 वर्ष, है ना। लेकिन फिर से हम पढ़ते हैं 5 वर्ष ही, इसलिए कि जस्ट 2 साल के बाद, मतलब कि 44वां संविधान संशोधन 1948 में इसको फिर से कर दिया गया, 5 वर्ष ही कर दिया गया, है ना। तो ये सारी बातें किया गया है। और एक बात और रखना है कि 368 आर्टिकल के तहत संविधान में जो भी संशोधन होगा ना, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये जो संशोधन हो गया उसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं, है ना। ये सारी बातें कही गई थी। इसके अलावा कहीं राष्ट्रपति शासन लगता था ना, तो पहले था सिर्फ 6 महीना के लिए, लेकिन उसको बढ़ा के कर दिया गया है, अब 1 साल के लिए कर दिया गया है ना। तो ऐसी बातें कही गई है उसमें 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। इसके अलावा एक और है 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन जो है ना, उसमें कहा गया है ना कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उसका कार्यकाल कर दिया गया है 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया है, रखिएगा 41वें संविधान संशोधन में। और एक और है 39वां संविधान संशोधन। 39वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, इस सभी के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है ना। ये सारी बातें कहा गया है इसमें, ठीक है। और ये था क्वेश्चन नंबर 24। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि दही हांडी खेल कहाँ होता है। तो दही हांडी खेल जो होता है ना, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में होता है दही हांडी खेल, जो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर किया जाता है। दही हांडी का खेल महाराष्ट्र में, है ना। अच्छा, खेल के अलावा बात करते हैं अगर, तो एक होता है गटखा, है ना। गटखा कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है, एक खेल ही होता है। एक नौकायन, नौका दौड़ जो खेल होता है वो भी कहाँ पे होता है, केरल में। केरल में एक झील है जिसको बोलते हैं पिछौला झील, वेम्बनाड झील, है ना। उसमें होता है नौका दौड़ का खेल। NH 47-1, है ना, जो सबसे छोटा NH है वहीं पे है। सोच लो झील में ही NH है, इतना बड़ा झील है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन ये था किसका, 18 जुलाई 2023 के शिफ्ट 4 में जीके का डिस्कशन, ठीक है। आपको डिस्कशन कैसा लगा एक बार बताइएगा जरूर हमको, है ना। अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा ईमानदारी से बताना है। बुरा लगा तो वो भी बोलना है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये सुधार करिए आप, तो वो भी मोस्ट वेलकम है, वो भी बोलिए, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।